मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का अपना न्यू टॉपिक बोर का परमाणु मॉडल। इससे पहले हम लोगों ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल देखे थे और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा था। तो आज हम लोग जो बोर का परमाणु मॉडल देखने वाले हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमी रह गई थी, तो हमने उसको लिखा था रदरफोर्ड के दोष या रदरफोर्ड की कमियां या रदरफोर्ड की सीमाएं। ओके, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी कुछ चीजें समझ में नहीं आई थी। इन दोनों टॉपिक का वीडियो आपको डिस्कशन लिंक में नीचे मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो। ठीक है, अब क्या था, उनमें जो कमी थी उनके परमाणु मॉडल में, उन कमी को बोर ने दूर किया था लगभग 1913 में। 1913 में नील बोर ने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और क्या था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन दोनों चीजों का अच्छी तरीके से स्पष्टीकरण किया था और परमाणु मॉडल के बारे में उन्होंने फिर अच्छे से बताया स्पष्टीकरण करते हुए। तो वही पॉइंट हमको देखने हैं, तो पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को समझते हैं। ज्यादा नहीं, 5 पॉइंट है 10, लेकिन बोर के परमाणु मॉडल में भी कुछ कमी निकल गई थी। बाद में उनकी कमियों को भी पढ़ेंगे, या कह सकते हैं बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं। ठीक है, तो पहले समझते हैं आखिर बोर का परमाणु मॉडल था क्या, उन्होंने किन चीजों के बारे में हमको बताया था। ओके, बोर के परमाणु मॉडल के हम पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो जो रदरफोर्ड थे इससे पहले, जिनका परमाणु मॉडल हम लोगों ने पढ़ा, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, लेकिन वो किस जगह पे व्यवस्थित होता है उन्होंने इसके बारे में कोई डिटेल नहीं कहा था। लेकिन बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। ठीक है, वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं। ओ, कक्षा क्या कक्षा थी, तो ये बनाया हमने अपना नाभिक, उसके चारों ओर अब हम एक कक्षा बना देंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा, और ये कक्षा कैसी होती है, वृत्ताकार पथ होती है। ठीक है, ये है कक्षा। ओके, चलो कक्षा बताया, लेकिन बोर ने और क्या बताया कक्षा के बारे में, कि प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है, इन कक्षों को ऊर्जा कक्ष या ऊर्जा कोष भी कहते हैं। कक्ष एक ही चीज होता है, कक्ष या कक्षा एक ही चीज होता है। ठीक है, तो प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा एक निश्चित मात्रा संलग्न होती है। चूंकि कक्षा में ऊर्जा भी है, तो इसे ऊर्जा कक्ष या ऊर्जा कक्षा या ऊर्जा कोष कहते हैं। ठीक है, अब 9th-10th में आप लोगों ने बहुत ये चीजें पढ़ी होगी परमाणु के बारे में, K, L, M, N, है ना। अब देखिए यहाँ आता है वो चीज कि इन कक्षों को ऊर्जा कोष या ऊर्जा कक्षा भी कहते हैं, जिन्हें 1, 2, 3, 4 या K, L, M, N द्वारा दर्शाया जाता है। ओ भाई, दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये थी प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा के बारे में। ओके, तो आखिर के एल एम एन जो हम 9th-10th में पढ़ते हैं ना, के एल एम एन
2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, 18 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 32 होते हैं, तो कैसे आती है वैल्यू? तो ये वैल्यू के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये किसके मान होते हैं? के, एल के, एम के, एन के, है ना? तो 9वीं 10वीं में हमने पढ़ा था के एलिमेंट, तो यहां से आता है के एलिमेंट बोर के अकॉर्डिंग। देन इसका थर्ड पॉइंट में बोर ने आखिर क्या बताया था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमते समय किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमते समय किसी भी प्रकार से ऊर्जा का क्षय नहीं करते। कहने का तात्पर्य क्या है? देखो, रदरफोर्ड ने जब बताया तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, घूमता मतलब यहां से घूमते 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 कहा नाभिक में आके गिर जाता है और ऊर्जा का विकिरण करता रहता है। लेकिन ये सही नहीं था, उसकी कमी थी, जिसको दूर किया बोर ने आके बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन यदि इस कक्षा में घूम रहा तो इस कक्षा में घूमते समय उसकी ऊर्जा परिवर्तित नहीं होगी, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि हम बाहर से कोई परिवर्तन ना करें। तो अपने आप कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपने से उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जिस ऊर्जा से घूम रहा था उसी ऊर्जा से घूमते रहेगा। हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमते समय किसी प्रकार से ऊर्जा का क्षय नहीं करते, अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। ठीक है, बाहर से परिवर्तन होता है, लेकिन बाहर से परिवर्तन की बात करें नहीं रहे अपन। ठीक है, अपने आप कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वो घूमेगा, किसी प्रकार से ऊर्जा कोई क्षय नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है, जिसे हम यह भी कह सकते हैं, कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, निश्चित होती है। हर ऊर्जा का, हर कक्षा में ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी, हर में फिक्स होगा। क्वांटीकृत कहने का मतलब होता है कि एक पूर्णांक के रूप में रहती है। ठीक है, आगे और समझते हैं, क्वांटीकृत अभी और मिलेगा। तो ये चीज हो गई 3 पॉइंट। अब 2 पॉइंट और बचते हैं बोर के अकॉर्डिंग, वो हम देख लेते हैं, तो और हमको परमाणु के बारे में और जानने मिलेगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि चौथा पॉइंट क्या कहता है। इसके अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के निश्चित मान होते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के निश्चित मान होते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग भी निश्चित होता है, कोणीय संवेग क्या होता है फिजिक्स में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा बताता हूं। कोणीय संवेग एक होता है संवेग, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है, ये संवेग, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करी जिसका द्रव्यमान m है और v वेग से चल रही है, तब उसमें क्या होता है कि संवेग उत्पन्न हो जाता है, तो संवेग P। लेकिन यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में, इलेक्ट्रॉन क्या होता है कक्षा में घूमते वृत्ताकार पथ में, यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में घूमती है तो वो कोण बनाती हुई जाता है, थीटा कोण। यहां से यहां गया, इतना कोण बनाया, यहां से यहां तक गया, फिर ये इतना कोण बनाया,
यहां से यहां तक गया, फिर उसने इतना कोण बनाया, मतलब ये संवेग तो उसमें उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वो वृत्ताकार पथ में ही घूम रही है, तो उसमें उत्पन्न होने वाले संवेग को हम कोणीय संवेग कहेंगे। बात समझ में आ गई? चूंकि वो डिपेंड करता है कि वृत्ताकार पथ कितना बड़ा है। वृत्ताकार पथ इतना बड़ा है, वो तो छोटा, क्योंकि जब हम परमाणु बनाते हैं तो कुछ किसी कक्षा इतनी होती है, किसी कक्षा इतनी होती है, किसी कक्षा इतनी होती है, मतलब हर किसी की त्रिज्या अलग अलग होती है, किसी की त्रिज्या ज्यादा, किसी की त्रिज्या कम, ऐसी। तो जो संवेग होता है उसी के सूत्र से हमारा बन जाता है कोणीय संवेग बराबर P, और m भी रहता है, साथ में आ जाता है R। ये होता है कोणीय संवेग, ठीक है। और वृत्ताकार पथ के लिए कोणीय संवेग होता है नॉर्मल, कोई किसी वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, v वेग से गति कर रहा है, तो उसके लिए सिर्फ संवेग होता है नॉर्मल। वृत्ताकार पथ के लिए क्या होता है? वो कोणीय संवेग। ओके, तो जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के निश्चित मान होते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग भी निश्चित होता है, जिसे एक सूत्र द्वारा ओ भाई दर्शाया जाता है। जिसे एक सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणज होता है, ठीक है। तो सूत्र के रूप में कैसे लिखाएगा? कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है? mvr, ठीक है, इक्वल टू h/2π लेंगे, इसका पूर्णांक गुणज होता है तो पूर्णांक ले लेंगे n, ठीक है। अब हम सभी वर्ड के मीनिंग भी लिख लेते हैं, इनका मीनिंग आखिर क्या क्या होता है, ठीक है। तो जहां m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, n क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का गुणज बोले ना, गुणज मतलब गुणा के रूप में, पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 ये सब नंबर, ओके। और h क्या है? प्लांक नियतांक पढ़ते हैं इसे अपन, इसके बारे में डिस्कस हम और आगे करेंगे बाद में। बाकी 2π तो पता है आप लोगों को क्या है। और r क्या है? कक्षा की त्रिज्या, जिस कक्षा में घूम रहा है। तो ये आ गया अपने पास। तो हर इलेक्ट्रॉन क्या है कि अब जिस कक्षा में वो घूम रहा, ठीक है, अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका कोणीय संवेग mvr=nh/2π होता है। इसका मतलब प्रत्येक कक्षा के लिए उसकी जो ऊर्जा होती है कुछ इस प्रकार से होती है। यदि n का मान हम 1 रख दे, n=1 हो तो h/2π ये होगा कोणीय संवेग। यदि n=2 हो तो कोणीय संवेग 2h/2π होगा। n की वैल्यू 3 हो तो ये 3h/2π होगा। मतलब अलग अलग कक्षा के हिसाब से उसका मान अलग अलग आएगा, लेकिन वो फिक्स रहेगा। इसका मान कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। n का मान हमेशा आपको 1 2 3 के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और हमसे यही पता चलता है कि जो कि इसका मान भी निश्चित होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग भी क्वांटीकृत होता है, यह था चौथा पॉइंट। थोड़ा बोला था पहले दूसरे तीसरे की अपेक्षा, लेकिन ठीक समझाया काफी अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है उसमें कोई संवेग उत्पन्न हो रहा है, वो कोणीय संवेग था। हर कक्षा के लिए उसका मान अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है केवल n के मान पे कि n का मान क्या होगा उसमें। ओके, लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट,
पांचवा पॉइंट में क्या है कि अपने पास दो ऊर्जा स्तर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना इन कक्षाओं में, अलग अलग ऊर्जा स्तर होता है सबका, इसकी ऊर्जा अलग होगी, इसकी ऊर्जा अलग, इसकी ऊर्जा अलग, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा स्तर है इसको मान लेते हैं E1 और इस वाले ऊर्जा स्तर को थोड़ा बड़ा चित्र बनाते हैं। एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं और पांचवा पॉइंट अच्छे से चित्र बना के समझाते हैं। दो ऊर्जा स्तर लेते हैं, एक होता है E1, एक होता है E2। ये होता है कम ऊर्जा स्तर, इसकी ऊर्जा मतलब कम होती है, और एक होता है उच्च ऊर्जा स्तर, मतलब इसकी ऊर्जा अधिक होती है। जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होता है कम ऊर्जा स्तर में, तो हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अपने आप तो नहीं कुछ होती है, तो हम बाहर से इसको बाहरी स्रोत या बाहरी उपकरण के द्वारा इसको ऊर्जा देंगे, तो यह अधिक ऊर्जा प्राप्त करेगा। अब अधिक ऊर्जा प्राप्त करेगा तो चला जाएगा उच्च ऊर्जा स्तर में, ठीक है। अब वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया, लेकिन वो ज्यादा देर तक वहां रह नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसकी स्थायी कक्षा नहीं थी, स्थायी ऊर्जा स्तर नहीं। मतलब क्या नहीं मतलब है कि ये हमारा खुद का घर हो गया, ये किसी दोस्त का या पड़ोसी किसी घर हो गया, ठीक है। तो हम उसके घर में चले तो गए, लेकिन क्या वहां रह सकते परमानेंट? नहीं रह सकते ना, हमारा घर तो ये है ना, हमको वहां आना पड़ेगा, तो हम वापस वहां से आएंगे। वो हमारे लिए स्थायी कक्षा नहीं थी, ये हमारे लिए स्थायी कक्षा है, हमारा स्थायी घर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये ऊर्जा लेके वहां गया, आते समय अब इसको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, इसको ऊर्जा छोड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ आ सकता है। मतलब यहां से यहाँ आने में उसने ऊर्जा निकाल दी। अब जो उसने ऊर्जा निकाली है वो ऊर्जा किस रूप में निकलती है? वो ऊर्जा विकिरण के रूप में निकलती है, ठीक है। किस रूप में निकलती है? तो विकिरण के रूप में निकलती है। एक बात और यहाँ नोट करने वाली है कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, यहाँ निम्न लिखते हैं, ज्यादा अच्छा ये है निम्न ऊर्जा स्तर, ओके। उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूद के आता है, क्योंकि हमको पता है कि जब हम परमाणु कक्षा बनाते हैं इस प्रकार से, तो इलेक्ट्रॉन क्या इसमें से रोटेट होकर थोड़ी आएगा, ऐसे घूम के थोड़ी आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं वो। तो यहां से वो सीधे यहां आता है, इसको बोलते हैं कूदना या जंप करके आना, तो जंप करके आता है, ठीक है। चल के आने वाला, इसमें कोई वो नहीं होता, ठीक है। ये चीज होती है, ओके। सीधे क्या करता है कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में वो कूद के आता है, ये पॉइंट आता है। अब इसको थ्योरी के रूप में थोड़ा लिख लेते हैं, ओके। क्या लिखेंगे? पांचवा पॉइंट हम लिखेंगे, इसमें चित्र भी बनाना है, उसमें पांचवे पॉइंट में चित्र भी बनाना है, ओके। हम लिखते हैं जब इलेक्ट्रॉन को बाहरी स्रोत द्वारा ऊर्जा दी जाती है, तो वह निम्न ऊर्जा स्तर E1 से उच्च ऊर्जा स्तर E2 में चला जाता है, क्योंकि वह उसकी स्थायी कक्षा नहीं होती, जिस कारण वह वापस निम्न ऊर्जा स्तर E1 में आ जाता है और अतिरिक्त ऊर्जा उत्सर्जन विकिरण के रूप में कर देता है, विकिरण के रूप में कर देता है, ठीक है। तो इनमें ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है? E2 की ऊर्जा ज्यादा है, E1 की ऊर्जा कम है। तो E2 से जब E1 पे आता है तो उनके बीच में जो ऊर्जा का अंतर है वो है डेल E,
ठीक है, इसे हम इस सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। डेली इनमें ऊर्जा का अंतर है किसके बीच में, E2 और E1 के बीच में। E2 की ऊर्जा ज्यादा है इसलिए उसको पहले लिखे हैं, E1 की कम है इसलिए उसको बाद में लिखे हैं। ठीक है, तो ये था बोर का परमाणु मॉडल, जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग रदरफोर्ड के कुछ परमाणु मॉडल के दोषों को दूर किया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ कमी थी उनको स्पष्ट किया उन्होंने। ठीक है, अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, किसी साइंटिस्टों को दूसरे साइंटिस्ट में कुछ ना कुछ कमी निकालने की थी, जरूरी कि हम उसमें कमी निकालेंगे, हम ज्यादा अच्छे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बोर के परमाणु मॉडल में कुछ कमी निकाल डाली, और था कमी था तभी निकला वो चीज, कमी नहीं होता तो नहीं निकलता, तो कुछ कमियां थी। अब वो क्या कमियां थी इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने बोर के परमाणु मॉडल को समझा कि बोर ने किस प्रकार से रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया था, और साथ ही साथ परमाणुओं के स्पेक्ट्रम के बारे में उन्होंने कुछ ना कुछ बताया था। लेकिन जो आगे आने वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या देखा कि इसमें भी कुछ ना कुछ कमी थी, जिस कमी को उन्होंने दूर किया था वो बाद में, लेकिन कमी क्या थी वो पहले पढ़ते हैं अपन। ठीक है, कमी क्या क्या थी, तो हम स्टार्ट करते सबसे पहले इसका पहला पॉइंट से, कि पहला पॉइंट ये कहता है कि इस सिद्धांत के द्वारा केवल एक परमाणु या सॉरी केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु, कौन से परमाणु हो सकते हैं, या तो हाइड्रोजन हो सकता है, या तो He का एक प्लस, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो ये 2+। ठीक है, तो इस सिद्धांत के द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है। केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की स्पेक्ट्रम व्याख्या, हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन उस पर एक प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मतलब उसमें कितना बचा, केवल एक बचा He+ में। लिथियम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन चूंकि उसके पास 2+ लिखा है मतलब 2 घटा देंगे अपन, 2 की कमी है उसके पास, तो 2 घटा दिया हमने यहां से, 3 में से 2 घटाया तो कितना बचा, 1 बचा। तो ये तीनों में से कोई भी हम ले सकते हैं जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, तो इसका जो भी स्पेक्ट्रम निकलेगा उसकी व्याख्या तो बोर कर देगा, लेकिन उससे अधिक स्पेक्ट्रम वालों की या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोर नहीं कर सकता, बोर के सिद्धांत से नहीं की जा सकती, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये बना। देन सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बनता है कि इस सिद्धांत द्वारा परमाणु के स्पेक्ट्रम की तीव्रता के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। आखिर यहाँ कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती, आखिर यहाँ पे तीव्रता से तात्पर्य क्या है। तीव्रता कहने का मतलब ये है, यदि मैं एक स्पेक्ट्रम का एग्जांपल लूं कि इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष एक प्रकार का क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है। तो इंद्रधनुष जब आप देखते हो तो इंद्रधनुष के जो रंग है वो ज्यादा आपको चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं या आपको धुंधले दिखे, जब स्टार्टिंग में जब इंद्रधनुष बनता है तो आपको ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, धीरे 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 धुंधला होता जाता है, फिर मिट जाता है। तो यही तात्पर्य है कि इंद्रधनुष आपको ज्यादा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है कि कम चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यदि वो ज्यादा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है मतलब उसकी तीव्रता अधिक है, कम चमकता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी तीव्रता कम है। ये है तीव्रता से तात्पर्य यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज कि इस सिद्धांत द्वारा परमाणु के स्पेक्ट्रम की तीव्रता के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है, कि जब इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमेगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण करेगा, उससे स्पेक्ट्रम बनेगा, वो स्पेक्ट्रम की तीव्रता कैसी होगी, कोई जानकारी बोर ने नहीं थी इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कहता है,
जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम था, ठीक है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब यह स्पेक्ट्रम विभिन्न पतली पतली रेखाओं में लिखते हैं, पतली पतली रेखाओं में बट जाती है। जिसे जीमन प्रभाव कहते हैं। जीमन साइंटिस्ट ने पूछा था, इसे जीमन प्रभाव कहते हैं। इसकी व्याख्या भी बोर ने नहीं की कि जो परमाणु का स्पेक्ट्रम निकल रहा, वो स्पेक्ट्रम को यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दे तो उसका जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, वो छोटी छोटी पतली रेखाओं में बंटना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बारे में भी बोर ने कोई व्याख्या नहीं की कि वो कैसे होता है, क्यों होता है, किस कारण से होता है। तो ये थे 3 पॉइंट। इसके 2 पॉइंट हम इसके और देख लेते हैं। चौथा पॉइंट जो है इस 3 वाले पॉइंट से मिलता जुलता है, ठीक है, नोट कीजिएगा, इसको मिटा लेते हैं ऊपर का थोड़ा। चौथा पॉइंट में क्या कीजिएगा, ये जो तीसरा पॉइंट है इसीलिए मैं थोड़ा चेंजेस कर रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा तीसरा उतारने के बाद। ओके, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब यह स्पेक्ट्रम विभिन्न पतली रेखाओं में बढ़ जाती है, जिसे स्टार्क प्रभाव कहते हैं। ये स्टार्क नहीं हो जाता, इसकी व्याख्या भी बोर ने नहीं की। तो ये चीज, ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। अगर हमारा लास्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट, वो क्या है? लास्ट पॉइंट ये है कि बोर के सिद्धांत द्वारा डी ब्रॉगली संबंध और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत को भी नहीं समझाया जा सका। ये कहता है इसका 5वां पॉइंट। अब ये डी ब्रॉगली संबंध और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है, ये हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर करूंगा कि क्या होता है डी ब्रॉगली का संबंध और क्या होता है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू।